हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बारे में, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आपकी लेखा शास्त्र की जो पहली पुस्तक है, पार्ट 1 है, उसमें पेज नंबर 4 पे आपको एक उदाहरण दिया गया है। आज हम उसी का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना सीखेंगे। तो आपको पहले शुरुआत में ये समझा दूं कि इसका प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस प्रकार बनेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पुस्तक में, आपकी बुक में दिख ही रहा होगा, जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ एक पेपर पे लिख लिया है, ताकि इससे आपको समझने में आसानी रहे। बुक में वर्ड छोटे हैं तो उनसे आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए इसको एक पेपर पे वापस लिख लिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के 2 स्टेप होंगे। स्टेप फर्स्ट में हम इसकी एक समरी बनाएंगे। ये मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया है जिस पे हम इसकी समरी नोट डाउन कर लेंगे, और समरी बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता इस पेपर पे हम बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने का प्रोसेस। तो पहला है रोकड़ पुस्तक की समरी बनाना, यानी सारांश तैयार करना। तो ये हो गया हमारा रोकड़ पुस्तक वाला पेज, और इसमें पहले हम प्राप्ति पक्ष की समरी बनाएंगे। तो सबसे ऊपर हेडिंग लिख देता हूँ, रोकड़ पुस्तक के प्राप्ति पक्ष का सारांश। अब सारांश का मतलब सीधा सा है, जो भी इसमें आइटम दिए गए हैं मुझे इन सब की टोटल निकाल के यहाँ मेंशन करनी है। अब ये कैसे होगा, तो देखते हैं हमारा प्राप्ति पक्ष। प्राप्ति पक्ष की जो सबसे पहली मद है उसमें लिखा हुआ है शेष आगे लाया गया। अब शेष आगे लाए गए में मुझे बैंक के कॉलम में 35,000 दिए हुए हैं और रोकड़ के कॉलम में 20,000 रुपये दिए हुए हैं। तो इसको मैं आरंभिक शेष के नाम लिख लूँगा। तो यहाँ लिख लेंगे वर्ष के प्रारंभ का शेष, वर्ष के प्रारंभ का शेष। वर्ष के प्रारंभ का शेष मुझे 2 रुपये में दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रुपए पड़े हैं, रोकड़ पड़ी है, उसे हम हस्तस्थ रोकड़ के नाम से बताएंगे। यहाँ हो जाएगा हस्तस्थ। तो यहाँ आ जाएगा हमारे हस्तस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ यानी गले में कितने रुपए पड़े हैं वो हम लिख लेंगे 20,000 रुपये। अब इसी तरह से बैंक में जो रुपए पड़े हैं उसको लिखेंगे बैंकस्थ रोकड़। और बैंकस्थ रोकड़ के रूप में आ जाएंगे 35,000 यानी 35,000 रुपये। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चंदा या अभिदान। ये आया था 10 अप्रैल 2014 को। तो इसको मैं एक मद के रूप में अलग से लिख लूँगा। तो हमारा प्रारंभिक शेष लिखने के बाद जो पहली मद है उसका नाम आ जाएगा नंबर 1 अभिदान। अभिदान में तारीख लिखूँगा 10 अप्रैल 2014, और उस समय मुझे अभिदान मिला था 1,20,000 रुपये। अब मुझे यहाँ ज़्यादा लिखने में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने जितने भी आइटम लिख लिए हैं मैं उनको टिक भी साथ साथ करता जाऊँगा। जैसे पहले मैंने शेष आगे लाए गए को प्रारंभिक शेष के रूप में लिख लिया है, तो इसके आगे ये टिक कर लिया। अभिदान के 1,20,000 रुपये मैंने लिख लिए हैं, तो इसके आगे ये टिक कर लिया। इसके बाद अभिदान की और कोई राशि दिख रही है क्या? अभिदान, हाँ, चंदे के रूप में मुझे एक तो 13 सितंबर को दिख रहा है और एक 9 नवंबर को दिख रहा है, और इसके बाद 7 फरवरी 2015 को भी मुझे यहाँ पे चंदा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद पिछले पेज पर कुछ नहीं है, केवल सरकारी प्रतिभूति पर भी आज ही प्राप्ति पक्ष में लिखा हुआ है। तो इस तरह से चंदे की राशि यहाँ
जो भी दे रखी हैं हम उन्हें लिख लेंगे। यहाँ आपको ध्यान बस इतना सा रखना है कि चंदे में जो इस वर्ष का चंदा है उसे ये लिखेंगे। जैसे 13 सितंबर का जो चंदा है उसके आगे 13-14 लिखा है यानी पिछले वर्ष का है, और उसी तरह से 9 नवंबर के चंदे के आगे 15-16 लिखा हुआ है यानी ये अगले वर्ष का चंदा है। तो इन्हें हम पिछले वर्ष के और अगले वर्ष के चंदे के मध्य के नाम से अलग से लिखेंगे। तो इन दोनों को तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। 13 सितंबर को एक चंदा और आया हुआ है 45,000 रुपये, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 13 सितंबर 2014। इसमें आपके रुपए आ जाएंगे 13 सितंबर 2014 को 45,000 रुपये। अब इसके बाद 13 सितंबर के बाद 9 नवंबर को मुझे दो चंदे दिए हुए हैं, एक तो 35,000, एक 10,000, जिसमें से 10,000 वाला है जो 15-16 का है, तो इसको अभी नहीं लिखेंगे। बाकी का जो 9 नवंबर 2014 का चंदा है उसे हम यहाँ लिख लेंगे 35,000 रुपये से। इसके बाद अगला चंदा 7 फरवरी 2015 का है, तो 7 फरवरी 2015 के चंदे को हम यहाँ 25,000 रुपये से लिख लेंगे। अब ये चारों चंदे आ गए तो हम इनकी टोटल निकाल लेंगे। इन चारों की टोटल होगी आपके 2,25,000 रुपये, जो हम यहाँ आगे लिख लेंगे। इस तरह से अभिधान का टॉपिक पूरा हो गया है। अभिधान के बाद दूसरा टॉपिक लेते हैं अभिधान वर्ष 2014-15 के अलावा का, यानी 2013-14 और 2015-16 का। तो 2013-14 का चंदा हमें मिला था 13 सितंबर को 30,000 रुपये। तो 13 सितंबर 2014 को रुपए में हम लिख लेंगे 30,000 रुपये, और इसके आगे आपके आ जाएगी टोटल, क्योंकि ये इकलौता है तो टोटल में आ जाएगा 30,000 रुपये। इसके बाद कुछ लिखने की ज़रूरत हमें है नहीं। इसी तरह से तीसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा अभिधान वर्ष 2015-16, यानी अगले वर्ष का अभिधान, और उसमें हमारे आ जाएगी 9 नवंबर 2014 को मिलने वाली अभिधान यानी चंदे की राशि, जो है हमारे 10,000 रुपये, और इस तरह से इसकी टोटल हो जाएगी 10,000 रुपये। इस तरह से हमने चंदे की सारी मदें लिख ली हैं। तो चंदे की जितनी भी मदें थी उनको भी टिक कर लेते हैं ताकि बाद में इन्हें दोबारा ना लिखा जा सके। अब चंदे की सारी मदें हो गई हैं, तो चंदे के बाद हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 या मद नंबर 4 के रूप में हम लिखेंगे चंदे के नीचे प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क की पहली राशि हमें 10 अप्रैल को 13,000 रुपये मिली थी, तो ये 10 अप्रैल को मिलने वाले 13,000 रुपये की राशि हम यहाँ लिख लेंगे। 10 अप्रैल 2014 को हमने प्राप्त किए थे प्रवेश शुल्क 13,000 रुपये। इसके बाद 10 अप्रैल के बाद अगली राशि है हमारी जो हमने प्रवेश शुल्क की प्राप्त की थी 14 सितंबर 2014 को हमें मिले थे प्रवेश शुल्क के 10,000 रुपये। ये प्रवेश शुल्क की दूसरी राशि हो गई। पीछे आगे कुछ है नहीं, पीछे सिर्फ एक सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज नाम से मत दे रखी है, तो उसको तो हमें पता है। इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हम इसकी कर लेंगे टोटल, जो आ जाएगी हमारे 23,000 रुपये। इस तरह से हमारा चौथा पॉइंट प्रवेश शुल्क भी पूरा हो गया है। प्रवेश शुल्क के बाद अगली मद को हम लिखेंगे, प्रवेश शुल्क की दोनों मदें हम टिक कर लेते हैं। प्रवेश शुल्क के बाद आएगा आजीवन सदस्यता शुल्क, हमारा पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 में हम लिखेंगे आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क की जो राशि है उसको देखेंगे। पहले तो दे रखी है 20 मई की, तो यहाँ आ जाएगा 20 मई 2014, और इसमें हम लिखेंगे 12,000 रुपये। इसी तरह से अगली राशि जो हमें मिलेगी वो है आजीवन सदस्यता शुल्क की 8,000 रुपये 23 जुलाई को, तो इसको भी हम यहाँ टिक कर लेते हैं। 23
जुलाई 2014 और उसमें हम रुपए लिख लेंगे 8,000 रुपये और इस तरह से हमारे आजीवन सदस्यता शुल्क की टोटल हो जाएगी 20,000 रुपये। आजीवन सदस्यता शुल्क के बाद अगली मद अगर कोई है तो वो है लॉकर का किराया। तो पॉइंट नंबर 6 मद नंबर 6 है लॉकर रेंट या लॉकर का किराया। इसे लॉकर रेंट भी बोला जाता है। तो लॉकर किराए में हमें मिले थे 12 जून को 2014 रुपये आ जाएंगे 42,000 रुपीज़, 42,000 रुपये। इसके अलावा इसका और कोई लेन देन नहीं है तो इसको हम यहीं पे अलग लिख लेंगे। अब इसके बाद हमारा लॉकर किराए के बाद अगला बचता है भवन के लिए दान, जो 20 अगस्त को हमें मिला था। तो पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा 20 अगस्त 2014 को। अभी यहाँ मैंने तारीख लिख दी है, कोई बात नहीं, नीचे हम ब्रैकेट में इसको मेंशन कर लेंगे भवन के लिए दान। और इसके रुपए आ जाएंगे हमारे भवन के लिए दान में 60,000 रुपये, जिसे हम आगे मेंशन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 7 के बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 8 बचता है, इस साइड की सारी मदें हो चुकी हैं तो हम देख लेते हैं पिछली। और पिछली साइड में सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के नाम से एक मद दी गई है तो हम उसी को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 8, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज हमें मिला था 28 मार्च 2015 को। तो उस समय हमें मिले थे 18,000 रुपये, तो उसे हम यहाँ एक अलग मद के रूप में मेंशन कर लेंगे। इस तरह से हमारे प्राप्ति पक्ष की सारी मदें हमने लिख ली हैं। तो प्राप्ति पक्ष की सारी मदें हो जाने के बाद हम भुगतान पक्ष की सारी मदें लिखेंगे। तो व्यय पक्ष की जो मदें हैं उनको लिखने के लिए मैं सबसे पहले हम इसके ऊपर लिख लेंगे रोकड़ पुस्तक के भुगतान पक्ष का सारांश। पहला आइटम इसमें है बीमा प्रीमियम, तो इसको नंबर 1 डालते हुए लिखेंगे बीमा प्रीमियम। बीमा प्रीमियम में हम राशि लिख लेंगे 15,000 रुपये। तो बीमा प्रीमियम के 15,000 आएंगे 15 अप्रैल 2014 की तारीख को 15,000 रुपये। इसके अलावा बीमा प्रीमियम की और कोई राशि ना इस साइड में दिख रही है, ना ही इसे पिछली साइड में कहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से बीमा प्रीमियम की इकलौती राशि है, तो इसको टिक करके यहाँ इसकी टोटल निकाल लेंगे जो आएगी हमारे 15,000 रुपये। बीमा प्रीमियम दूसरी मद है 12 मई की छपाई एवं लेखन सामग्री, तो इसको मद नंबर 2 डालते हुए लिखेंगे छपाई एवं लेखन सामग्री। छपाई एवं लेखन सामग्री में हम सबसे पहले 12 मई की जो प्रविष्टि है उसे लिख लेंगे 10,750 रुपये से। तो छपाई एवं लेखन सामग्री में आ जाएगा 12 मई 2014 और इसमें रुपए आ जाएंगे 10,750 रुपये। इसके बाद अगली छपाई एवं लेखन सामग्री है 15,000 रुपये 13 अगस्त की तारीख को। तो यहाँ लिख लेंगे 13 अगस्त 2014 और उसमें हम लिखेंगे रुपए के कॉलम में 13 अगस्त 2014 को 15,000 रुपये। इसको भी कर लेंगे हम टिक, ताकि सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम कम आए। आगे इसके बाद लेखन सामग्री के अलग दे रखे हैं 18 अक्टूबर की तारीख को 13,000 रुपये, तो इसे भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तारीख आ जाएगी 18 अक्टूबर।
2014। और इसमें रुपए आएंगे हमारे लेखन सामग्री के 13,000 रुपये। तो ये 13,000 रुपये को हम यहाँ कर लेंगे टिक और यहाँ लिख लेंगे 13,000 रुपये। और इस तरह से छपाई एवं लेखन सामग्री की सारी मदें भी हमने लिख ली हैं। पीछे भी कोई मद बाकी रह तो नहीं गई है, नहीं है, तो हम इनकी टोटल कर लेंगे जो आएगी हमारे 38,750 रुपये। अब छपाई एवं लेखन सामग्री भी हमारे हो चुकी हैं। तो इसके बाद अगले पेज पर हम लिखेंगे, अगला पेज पूरा हो गया है तो इसलिए अगले पेज पर लिख लेते हैं। लेखन सामग्री के बाद डाक एवं कुरियर शुल्क। तो डाक एवं कुरियर शुल्क को हम पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 के डाक एवं कुरियर शुल्क। डाक एवं कुरियर शुल्क में हम रुपए के जो कॉलम है उसमें लिख लेंगे पहला 430 रुपये, जिसकी तारीख होगी 20 मई 2014। तो 20 मई 2014 को हम लिखेंगे 430 रुपये के कॉलम में। इसके बाद अगला डाक एवं कुरियर शुल्क वाली अमाउंट आएगी 15 अगस्त 2014 की। तो 15 अगस्त 2014 को हम रुपए के कॉलम में लिखेंगे डाक एवं कुरियर शुल्क में 480 रुपये। इसके बाद 15 अगस्त के बाद अगला डाक एवं कुरियर है जनवरी 21 को। कुरियर प्रभाव के नाम से इसे लिखा हुआ है तो भी हम इसको 21 जनवरी को डाक एवं कुरियर में लिख सकते हैं। तो 21 जनवरी 2015 को हमारे कुरियर में रुपए आएंगे 240 रुपये। इसी तरह से इस साइड में कोई कुरियर पीछे नहीं, इधर बचा नहीं है तो पीछे हम देख लेते हैं। पीछे डाक एवं कुरियर के 10 मार्च 2015 की तारीख लिखी हुई है। तो 10 मार्च 2015 को कुरियर की जो अमाउंट है उसे हम लिख लेंगे 850 रुपये। और इस तरह से इन चारों की जो टोटल है वो हो जाएगी हमारे 2,000 रुपये। अब पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 आएगा। उससे पहले पॉइंट नंबर 3 के जो भी आइटम थे उन्हें टिक कर लेते हैं ताकि ये दोहराए नहीं जाए। डाक एवं कुरियर के 4 आइटम थे जो हमने 4 बार टिक कर लिए हैं। अब इसके बाद अगला है दूरभाष व्यय। दूरभाष व्यय को इंग्लिश में टेलीफोन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, टेलीफोन का खर्चा दूरभाष व्यय, इसे हम मद के रूप में यहाँ लिख लेंगे। दूरभाष व्यय का पहला खर्चा हुआ था जून 16 को, तो इसको हम लिख लेंगे 16 जून 2014 की तारीख में दूरभाष व्यय के खर्च हुए थे 810 रुपये। इसके बाद सितंबर 13 की तारीख को दूरभाष व्यय खर्च हुआ है 830 रुपये। तो 13 सितंबर 2014 की तारीख हम लिख लेंगे और उसमें रुपए लिखेंगे 830 रुपये। इसके बाद 13 सितंबर 2014 के बाद अगला इस साइड में नहीं दिख रहा है, पीछे की ओर देख लेते हैं। पीछे की ओर दूरभाष व्यय के हमें 2 फरवरी को 960 रुपये दिख रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे 2 फरवरी 2015 की तारीख को हमारे दूरभाष व्यय के खर्च हुए हैं 960 रुपये। और इस तरह से दूरभाष व्यय भी पूरा हो चुका है। दूरभाष व्यय की जो टोटल है वो आपके आ जाएगी 2,600 रुपये। इस तरह से पॉइंट नंबर 4 भी पूरा हो चुका है। दूरभाष व्यय को कर लेते हैं टिक। दूरभाष व्यय के बाद अगली मद अगर हम देखें तो वो होती है, दूरभाष व्यय के तीनों मदें हो जाने के बाद मजदूरी एवं वेतन। तो मजदूरी एवं वेतन के पहले दे रखे हैं 10 जुलाई को 22,000 रुपये। मजदूरी एवं वेतन, इसका रुपये मुझे दे रखा है 10 जुलाई 2014 और इसमें रुपए आ जाएंगे मजदूरी एवं वेतन के 22,000 रुपये। इसके बाद मजदूरी एवं वेतन की और कोई मद हमें दे रखी है या नहीं दे रखी है। एक मद और दे रखी है मजदूरी एवं वेतन से रिलेटेड, जिसमें 10,000 रुपये बैंक के कॉलम में और 12,000 रुपये रोकड़ के कॉलम में दिए गए हैं। तो हम इनकी टोटल करते हुए लिखेंगे, तारीख लिखेंगे इसमें 1 अक्टूबर 2014, उसमें आ जाएगा आपके
22,000 रुपये। इसी तरह से अगला मजदूरी एवं वेतन है जो होगा 1 अक्टूबर के बाद 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2014 को मजदूरी एवं वेतन के 22,000 रुपये और दे रखे हैं, तो इसको भी हम लिख लेंगे। एक मजदूरी एवं वेतन के 22,000 रुपये, ये भी हो गया। और इसके बाद मजदूरी एवं वेतन पीछे भी दे रखा है 27 मार्च 2015 को, तो इसको हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। 27 मार्च 2015 को मजदूरी एवं वेतन के 22,000 रुपये दे रखे हैं, तो इन चारों की टोटल कर लेंगे जो होगी हमारे 88,000 रुपये। और इस तरह से हमारा मजदूरी एवं वेतन टॉपिक भी पूरा हो चुका है। मजदूरी एवं वेतन के बाद अगला पॉइंट हम लिखेंगे दरें एवं कर। पॉइंट नंबर 6 में दरें एवं कर। दरें एवं कर में हमें सबसे पहले दिख रहा है 15 जुलाई को 17,000 रुपये दरें एवं कर के दिख रहे हैं, तो ये लिख लेंगे 15 जुलाई 2014 को 17,000 रुपये जो हमें लिखने हैं रुपए के कॉलम में। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा दरें एवं कर का, और हमें कहीं नहीं दे रखे हैं, तो इस तरह से हम इसकी पॉइंट नंबर 7 में लिख लेंगे दरें एवं कर के बाद। अगला पॉइंट हमारा है सरकारी प्रतिभूतियाँ। तो सरकारी प्रतिभूतियों का 1 लाख रुपए मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, क्योंकि हमारे भुगतान पक्ष में है यानी पक्का है, हमने खरीदी है, तो यह आ जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। और इसमें हमारे रुपए आ जाएंगे सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय में 30 जुलाई 2014 की तारीख को रुपए के कॉलम में हम लिखेंगे 1 लाख रुपए जो हमने सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय में खर्च किए हैं। और इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों की और कोई राशि 31 अक्टूबर को हमें दी हुई है, तो 31 अक्टूबर की तारीख में हम लिख लेंगे सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय 1 लाख रुपए। दोनों बार 1 लाख रुपए का क्रय हुआ है, तो दोनों को हमने यहाँ मेंशन कर लिया है। इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय टॉपिक हो जाता है यहाँ ख़त्म, टोटल हो जाती है इनकी 2 लाख रुपए। अगला पॉइंट सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय के बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा, इस साइड के सारे आइटम हमारे हो चुके हैं, तो हम ले लेते हैं पिछली साइड में। पिछली साइड में हमारे एक आइटम बचा है जिसका नाम है प्रकाश, तो इसको हम लिख लेंगे प्रकाश व्यय के नाम से। पॉइंट नंबर 8 में 8वां हमारा बिंदु हो जाएगा प्रकाश व्यय। प्रकाश व्यय में हम दिखाएंगे तारीख के नाम से 10 मार्च 2015 की तारीख को 14,000 रुपये, और इस तरह से इसकी टोटल हो जाएगी। पहले देख लेते हैं कहीं और है तो नहीं है। एक तो प्रकाश हमारे ये हो गया 14,000 रुपये, और एक प्रकाश ये यहाँ पे दिखाया हुआ है 12,250 रुपये, तो इस प्रकाश के 12,250 रुपये 10 सितंबर 2014 के नाम से भी हम लिख लेंगे। और इस तरह से प्रकाश के हमारे हो जाएंगे 26,250 रुपये। अब यहाँ सारे पॉइंट हमारे हो चुके हैं, सिर्फ एक शेष आगे लाए गए, सिर्फ एक शेष आगे ले जाया गया पॉइंट बचा है, तो इसको भी हम लिख लेंगे वर्ष के अंत के शेष के रूप में। तो यहाँ आ जाएगा वर्ष 2014-15 का अंतिम शेष। और वर्ष 2014-15 के अंतिम शेष के रूप में हम यहाँ लिख लेंगे, एक तो आएगा हस्तस्थ रोकड़ और एक आएगा बैंकस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ में हमारे तो वर्ष 2014-15 के अंतिम शेष के रूप में हस्तस्थ रोकड़ में हम लिख लेंगे हमारा अंतिम शेष जो हस्तस्थ रोकड़ का हमें दिया गया है 70,000 रुपये बैंक का और 23,400 रुपये रोकड़ का। तो हस्तस्थ रोकड़ में हम लिख लेंगे 23,400 रुपये, और बैंकस्थ रोकड़ में हमारा शेष आ जाएगा 70,000 रुपये।
और इस तरह से हमारे प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने के लिए जो सारांश है वह हो चुका है तैयार। तो इसके बाद हम बनाते हैं इसकी मदद से प्राप्ति एवं भुगतान खाता।